नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। नमस्कार। गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाने तक गंगा 2500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करती है और भारत में जो जीवनदायिनी गंगा है, गंगा को मां की संज्ञा दी जाती है और सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे कैसे गंगा की अविरलता और निर्मलता को बरकरार रखा जाए, कैसे उस अविरल गंगा को पाया जाए, कैसे गंगा को निर्मल किया जाए। क्या पर्यावरण को जब हम प्रदूषित करते हैं उसके पीछे की वजह हमारी उदासीनता, हमारा लालच, हमारा स्वार्थ है? इस पर चर्चा करने के लिए आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद है राजीव रंजन मिश्रा जी, जो कि डायरेक्टर जनरल है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में, नमामि गंगे जिसे हम कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव रंजन मिश्रा जी आपका हमारे कार्यक्रम में। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं राजीव जी की जो पर्यावरण है, चाहे हम अपनी नदियों की भी बात करें, तो इसमें इसको प्रदूषित करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारा लालच है, हमारा स्वार्थ है, हमारी अज्ञानता है? पूर्णिमा जी, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा सामने लाया है। नदियां प्रदूषित होती हैं। नदियां पूरे एक पर्यावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं और प्रदूषित होने के पीछे कई कारण होते हैं। उसमें कई बार हमारा लालच भी होता है। हमारे अगर कोई प्रौद्योगिक संस्थान है और जिस तरह से कानून के हिसाब से जो ट्रीटमेंट करने के बाद हमें छोड़ना चाहिए जल को, अगर हम नहीं करते हैं तो कई बार लालच होता है, कई बार लैक ऑफ नॉलेज भी होता है। और एक बहुत बड़ी बात क्या हुई है, जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन बढ़ा है, जिस तरह से हमने अर्बनाइजेशन किया है, और कई बार अर्बनाइजेशन बिना ज़्यादा अच्छी प्लानिंग के भी हुआ है, तो उसके चलते भी जो सिस्टम है वाटर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा लोड आया है और उस लोड के चलते भी प्रदूषण बढ़ा है। और जैसे कि आप देखें, ये केवल हमारे देश की ही बात नहीं है, हर जगह है। जितने भी सीवेज होता है, सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण सीवेज होता है, और जो सीवेज निकलता है उसको हम पूरी तरह से ट्रीट नहीं करते हैं। और अभी तो काफ़ी बढ़ा है, बट अदरवाइज एक समय केवल 1/3 भी ट्रीट नहीं होता था, जो हमारा अनट्रीटेड वेस्ट होता था। अब थोड़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। तो इन सबों के पीछे क्या है? अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कई बार हमारा ग्रीड और कई बार हमारा इग्नोरेंस, और उसके बारे में सेंसिटिविटी नहीं होना। जैसे कि नदी है तो वो भी हमारी है, हम अपने घर को तो साफ रखते हैं लेकिन नदी को गंदा करते हैं, अपने आसपास के परिसर को गंदा करते हैं। तो ये सारी समस्याएं तो हैं। जी बिल्कुल, सारी समस्याएं इसमें शामिल हैं। क्या आपसे अगर हम जानना चाहें कि गंगा को निर्मल करने के का जो ये मिशन है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके हम कितने करीब हैं? हमने इसमें काफ़ी प्रगति की है, लेकिन मैं आप यहाँ से बताना चाहूँगा, कई समस्याएं हैं मैंने बताया। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम, एक तो मैं शुरू में ही बताना चाहूँगा कि ये नमामि गंगे कार्यक्रम केवल क्लीन करने का कार्यक्रम नहीं है, केवल सफाई का कार्यक्रम नहीं, एक इसको पूरी तरह से जीवंत बनाने का कार्यक्रम है। जिस तरह की इसकी होलसमनेस थी हमारी नदी गंगा की, उसको वापस लाने का कार्यक्रम है। और इसीलिए इसमें हम मुख्य तौर पे इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। एक तो हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो कि निर्मल गंगा है, सफाई का कार्यक्रम है, क्लीन करना है। और मैं बताऊंगा कई जो प्रदूषण के जितने भी स्रोत हैं सबके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, हम काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि हमें इकोलॉजी और फ्लो को बढ़ाना है, क्योंकि रिजुविनेशन का मतलब यही है कि केवल सफाई, एक तो हम अपने ओर से गंदा नहीं करें, और दूसरा क्या है कि जो हमने लॉस किया है, पर्यावरण का लॉस हुआ है, पेड़ वनस्पति का लॉस हुआ है, जीव जंतुओं का लॉस हुआ है, माइनिंग के चलते कई चीज़ों पे है, उनको कैसे वापस लाया जाए। और जिस तरह से हमने जल को निकाला है नदी से खेती के लिए, किसी और काम के लिए, वापस हम कैसे नदी का प्रवाह बढ़ाया जाए, इसके लिए कई कार्यक्रम हमने लिए हैं। और फिर लोगों को इसके साथ कैसे जोड़ा जाए, जो पब्लिक आउटरीच है, जो जनता को जनगंगा कैसे लाएं हम इसको। तो निर्मल और अविरल के साथ साथ जनगंगा करना भी जरूरी है। और इन सबों के लिए साइंटिफिक नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इन सबों को किस तरह से मैपिंग की जाए, उसके लिए हमने इस प्रोग्राम में एक ऐसा मिशन है जिसमें बहुत ज़्यादा हमने रिसर्च और इस तरह के साइंटिफिक डेटाबेस क्रिएट करने पे भी काफ़ी बल दिया है। और इन सबों को लेकर आप चलेंगे तो जहाँ तक निर्मल गंगा की बात है, या जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे सीवरेज के, अब वो मुख्य धारा जो गंगा की है उसके ऊपर हम काफ़ी करीब हैं। मैं उसको और डिटेल में स्टेट वाइज भी बाद में बताऊंगा, मौका मिलेगा तो। लेकिन हमने 80 से भी ज़्यादा बड़े बड़े नालों को डाइवर्ट कर दिया है एसटीपी की ओर, कई एसटीपी बन गए हैं। किंतु यहाँ मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि इसकी समय सीमा नहीं होती कि नदी कब रिजुवनेट होगी, हमें इसको लगातार इस पे काम करते रहने की ज़रूरत है।
जो विदेश की नदियां हैं जो 30 साल 40 साल में और बहुत साफ किया है उन्होंने, अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो वो बोलते हैं इसे कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड देन ओनली परमानेंटली देयर विल बी सम इम्प्रूवमेंट। लेकिन प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और कभी प्रोजेक्ट पर चर्चा होगी तो मैं कई जगहों के प्रोजेक्ट भी बताऊंगा, और हम काफ़ी करीब हैं मुख्य धारा पे। काम हमारा बाकी है ट्रिब्यूटरीज पे, तो हमने 2018 से ट्रिब्यूटरीज पे प्रोजेक्ट सैंक्शन करने शुरू किए हैं, और अभी ट्रिब्यूटरीज पे भी काम चलने लगे हैं, और मुझे आशा है कि और 2-3 साल में ट्रिब्यूटरी जो मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं उन पे काम होगा। और हमने इस साल से ट्रिब्यूटरी के अलावा जो छोटी छोटी नदियां हैं, जो लोकल नदियां हैं, उनको रिजुवनेट करने के लिए भी अब हमने एक एक्शन प्लान बना के कई छोटी छोटी नदियों पर भी काम करना शुरू किया है। तो मुख्य धारा पे काम काफ़ी हमने कर लिया है, लेकिन अभी कुछ प्रोजेक्ट्स अभी बनने बाकी हैं, यूपी में बाकी हैं, बिहार में बाकी हैं, बंगाल में भी बाकी हैं, उत्तराखंड में लगभग हमने सारे प्रोजेक्ट पूरे कर लिए हैं, नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो एक स्पीड से, जो मैंने शुरू में बताया कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ता है, अगर हम उसके ज़्यादा स्पीड से काम नहीं करेंगे तो हमारा गैप हमेशा बनता रहेगा, गैप बढ़ता जाएगा। तो नमामि गंगे में क्या है, हमने उस गैप को कम करना शुरू किया और काफ़ी हद तक कम कर चुके हैं, क्योंकि हम जिस स्पीड से बढ़ा रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ से ज़्यादा स्पीड से पिछले बैकलॉग को भी खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इसलिए आशा लगती है कि अब हम एक बार सारे प्रोजेक्ट को पूरे कर पाएंगे। जी राजीव जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि कौन से ऐसे शहर हैं जो इस समय भी सबसे ज्यादा गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं? देखिए, शहरों की, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोगों ने इसका आकलन किया कि गंगा के किनारे, बिल्कुल गंगा के तट पे 97-100 समझ लीजिए कि छोटे बड़े शहर मिला करके हैं, तो हमने उन पे काम किया। उत्तराखंड में लगभग सारे शहरों पे स्थिति अच्छी हो गई है और कैपेसिटी बन गई है। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी प्रगति हुई है, बिहार में भी प्रगति हुई है। किंतु मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जब हमने बिहार को देखा तो गंगा एक्शन प्लान या पुराने प्रोग्राम में भी बिहार में पहले ज़्यादा एसटीपी नहीं बनाए गए। तो एक तरह से हमने जब नमामि गंगे में हमने देखा तो बिहार में करीब 60-65 MLD की ही कैपेसिटी थी, और आज हमने जो नमामि गंगे में सैंक्शन किया है, हम लगभग उसको 650 MLD ले, 10 गुना कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए नेचुरली वहाँ पे लैगिंग है। और अभी जो आप देखेंगे तो पटना में भी काफ़ी हद तक जो सीवेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी नहीं है। हमने 2 प्लांट अभी पूरे किए हैं, करीब 80 MLD बिना, एक और बन जाएगा। तो एक तरह से वहाँ पे अभी अनट्रीटेड वेस्ट की काफ़ी कैपेसिटी कम है, लेकिन जिस स्पीड से काम हो रहा है, मुझे लगता है कि अगले साल तक वो सारे एसटीपी काफ़ी हद तक बन जाएंगे। तो आप उस एक बड़े शहरों में देखेंगे तो एक पटना है जहाँ पे अभी भी हमें बहुत सारे एसटीपी बनाने की जरूरत है, किंतु वहाँ पे क्या होता है, थोड़ी जल अच्छी रहती है, मतलब दूसरे नदियाँ मिल जाती हैं, तो उस तरह से थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है वहाँ पे। जी, आपने जल गंगा की बात की, अवेयरनेस की बात की। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए, इसमें गंगा को साफ रखने में आम लोगों की भी भूमिका है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? और साथ ही जो गंगा को गंदा कर रहे हैं, ये भी एनजीटी ने भी कहा कि उन पर जुर्माना लगाया जाए जो गंगा को गंदा कर रहे हैं। तो क्या इससे जुड़े जितने भी ऑफिसर्स हैं जिनका ये काम है कि ये देखें कि गंगा में कोई कचरा तो नहीं डाल रहा, क्या उन पर भी कार्रवाई की जाती है, और कितनी सख्ती से इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है? देखिए, आपके प्रश्न के 2 पक्ष हैं। एक तो हम पॉजिटिवली लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और उनको इस पूरे अभियान से जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा की जा सकती है। और हमने क्या किया, जब इसको देखा कि पिछले प्रोग्राम में क्या होता था, ज़्यादातर इंजीनियरिंग ओरिएंटेशन होता था कि कंस्ट्रक्शन करो, प्लांट बनाओ। हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्लांट बनाए बगैर गंगा साफ होगी, प्लांट बनाना पड़ेगा। किंतु क्या है, हमने लोगों को जोड़ने के लिए कई तरह के बड़े इनोवेटिव काम इसमें किए हैं। एक तो हमने, जैसे जो लोकल लोग हैं, गंगा प्रहरी हमने बनाए हैं ऑल अलोंग रिवर। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ हम काम करते हैं, तो उनको बायोडाइवर्सिटी के लिए हमने ट्रेन किया, और एक गांव-गांव में हमने गंगा प्रहरी का कैडर बनाया। नेहरू युवक केंद्र के द्वारा भी गंगा दूत बनाए गए हैं। कुछ गणमान्य लोग हैं जो कि गंगा विचार मंच के रूप में कर रहे हैं। हमने कुछ जो मेजर पॉल्यूशन के सेंटर्स हैं, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में, और मुख्य जगह भी हैं, वहाँ पे हमने एक सर्विसमैन के द्वारा गंगा टास्क फोर्स भी बनाया है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों में, स्कूल के बच्चे और कॉलेज के युवाओं को जोड़ने के लिए, तो उसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम किए हैं। अभी हाल में ही हमने एक गंगा क्वेस्ट, इस लॉकडाउन पीरियड के बीच में हमने एक ऑनलाइन क्विज, नेशनल ऑनलाइन क्विज लगाया था। मुख्य तौर पर युवा और स्टूडेंट्स के लिए था, वैसे कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था। उसमें 11 लाख से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। तो इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और
क्योंकि यंग लोगों में बड़ी इंटरेस्ट है। लोग घाटों के किनारे हम सफाई कार्यक्रम करते हैं, बहुत सारे लोग, जैसे हम संस्थाओं का नाम दिया, गंगा मित्र भी हैं उसमें, ये सब लोग अपने आप भी लगभग हर दिन घाट पे जाके, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हर दिन जाकर के घाट पे कुछ ना कुछ सफाई का अपना कार्यक्रम करते हैं। तो इसको भी और आगे ले जाने की जरूरत है। पिछले साल हमने एक राफ्टिंग एक्सपीडिशन किया था जो कि पूरे देवप्रयाग से लेके गंगा सागर तक ले गए थे। तो कार्यक्रम हमारे लगाड़ से वृक्षारोपण में भी हमारे सारे लोग लगे हुए हैं और बड़ी स्तर पे काम हो रहा है। तो इसको तो और भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। स्कूल के करिकुलम में स्कूल के बच्चों को अभी हम कई कार्यक्रम लेके चल रहे हैं और इसमें हमें सफलता भी मिल रही है। किंतु जो दूसरा आपने बताया कि कुछ पनिशमेंट की बात भी बताई, देखिए उसकी भी व्यवस्था है। ऑफिसर्स के ऊपर भी मैं आऊँगा, इंडस्ट्रीज के ऊपर भी पनिशमेंट करने की व्यवस्था है और माननीय एनजीटी ने भी कई कठोर निर्णय लिए हैं और हमारा मतलब हमें काफ़ी मजबूती भी प्रदान किया है। तो इसमें क्या है, या तो एसटीपी के निर्माण में कुछ गड़बड़ हो, ऐसे केसेज हुए हैं जहाँ की एसटीपी बन गए, पिछले नमामि गंगे के नहीं किसी और कार्यक्रम के बन गए, लेकिन बिजली का कनेक्शन वहाँ नहीं लिया गया। उसके चलते एसटीपी बन के भी 6 महीने नहीं काम कर रहे हैं। तो इस तरह के कई जो नेग्लिजेंस के केसेज हमारे पास आते हैं, तो उस पर हमने कार्रवाई की है। कुछ ऐसे भी केस हुए कि म्यूनसिपल नगर निगम के गाड़ियों ने ही कूड़ा करकट लेके नदी में डाल दिया, वहाँ हमने लोगों पे एक्शन लिया है, अधिकारियों को सस्पेंड भी किए गए हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे हम एक्शन ले रहे हैं जो अधिकारियों के ऊपर। किंतु मुझे ऐसा लगता है पेनाल्टी भी लगाने की व्यवस्था है, लोग जो गंदा करें तो दोनों की ज़रूरत है। ज़्यादातर हमें लोगों को पॉजिटिवली इंगेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह का हमारा देश है और जितनी बड़ी गंगा नदी है, जितना बड़ा हमारा बेसिन है, केवल पेनाल्टी के ऊपर काम नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अगर खुद सेंस आए, लोग खुद जुड़ें, और मुझे लगता है कि वो शुरू हो चुका है, उस तरह की चीज़ पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। दोनों को एक लेवल पे करते रहने की ज़रूरत है। तो डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स है, सर्टेनली उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है, लिया गया भी है। उसी तरह से इंडस्ट्रीज हैं, उनके ऊपर भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब देखिए फ्लड प्लेन है या जो इंडस्ट्री का जो पोल्यूटेड वाटर है, चाहे उसकी क्वांटिटी कम हो, किंतु टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें वो आसपास के जो वेटलैंड्स हैं या जो ताल तालाब हैं, उनको अगर वो खराब करेंगे तो एक्शन जरूर होना चाहिए उनको। जी, इसके अलावा जो गंगा को क्लीन करने में जिस तरह के चैलेंजेस आप बता रहे हैं, लेकिन लोगों में क्या इस बात को लेकर अवेयरनेस है? क्या वो जानते हैं कि और कितने बड़े एग्रेसिवली आप ये कैंपेन चला रहे हैं कि अगर आपने गंगा को गंदा किया तो उस पर पेनल्टी भी है, पनिशमेंट भी है, फाइन भी है? कैंपेन है और स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से भी करते हैं, क्योंकि फील्ड में देखिए हम इसमें नमामि गंगे में एक और कार्यक्रम क्या हुआ है कि हमने इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। जैसे कि हमारा नेशनल गंगा काउंसिल है जो माननीय प्रधानमंत्री जी चेयर करते हैं, उसी तरह से अभी एमसीजी है, स्टेट गंगा कमेटी है। पहली बार, इसके पहले हम या तो यूपी जल निगम में इस तरह के लोगों से ही डील करते थे, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी बनाई गई है और कई जगहों पे डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी की मीटिंग में भी इस तरह के फाइन्स के, क्योंकि वो सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उसको चेयर करते हैं, कई गणमान्य लोग भी उसके संस्था में हैं और कई जो लाइन डिपार्टमेंट्स के लोग भी उसमें हैं। तो उनके द्वारा कई जगहों पे इस तरह की पेनाल्टी लगाई गई है, थोड़ी सख्ती भी की गई है, और साथ साथ जो स्कूल के बच्चों को एनसीसी को एनएसएस को जोड़ने का कार्यक्रम भी किया गया है, तो उससे हमें फायदा होता है। दूसरा, हमने जो अभी आपको मैंने क्लीनिंग के बारे में बताया कि जो एसटीपीज वगैरह बना रहे हैं, हमने वहाँ कुछ इंस्टीट्यूशनल सुधार भी किए हैं कि इतना हमें बाद में तकलीफ नहीं आए। जैसे जो हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसमें हमने हाइब्रिड एन्युटी बनाया है, उसमें केवल 40% हम पे करते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम में, और 60% जो है वो अगर अच्छा चलाएगा तभी उसको अपना पैसा वापस मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ों से भी क्या है, जो कॉन्ट्रैक्टर है जो है उनके ऊपर वो खुद ही एक सेल्फ डिसिप्लिन है, क्योंकि इफ दे डू रॉन्ग वर्क, परफॉर्मेंस खराब होगी तो उनके अपने पैसे ही मतलब उनको वापस नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी हमने की है जिसके चलते थोड़ी सी इफिशिएंसी भी बढ़ी है। अभी हरिद्वार में हमारा प्रोजेक्ट पूरा हुआ, समय से पहले प्रोजेक्ट पूरा किया गया, क्योंकि जो जिसने उसमें इन्वेस्ट किया उसको है कि जल्दी पूरा कर ले तो हमें वापस 60% की इंस्टॉलमेंट्स मिलने लग जाएंगे, और 15 साल तक के लिए। तो 15 साल तक के लिए सेम एजेंसी उसको ऑपरेट करेगी, मेंटेन करेगी, अच्छा चलाएगी, तब उसको अपने पैसे वापस मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ा हमने इस सेक्टर में एक सुधार कार्य किया हमने। जी, तो इस तरह के जो आप प्रोजेक्ट नए इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो विदेशों में से भी क्या कुछ उदाहरण ले रहे हैं कि वहां पर रिवर्स को कैसे साफ रखा जाता है? वहां से भी क्या हम कुछ सीख सकते हैं गंगा को निर्मल करने में? बिल्कुल, हमारे कई देशों के साथ हमारे संपर्क हैं, फॉर्मल एमओयू भी है।
मुख्य तौर पे जैसे हम जर्मनी के साथ काफ़ी दृढ़ता से काम कर रहे हैं, नीदरलैंड के साथ काम कर रहे हैं, पूरी यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया EU वाटर पार्टनरशिप है, उसमें गंगा एक बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा है, उसमें एक प्रायोरिटी एरिया है। इसके अलावा इसराइल के साथ भी हमारे MOU है, वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए उस पर काम कर रहे हैं। देखिए क्या है, इन सबों के साथ काम करने से हमें कुछ क्षेत्रों में फायदा होता है। एक तो टेक्नोलॉजी, जो अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, हमने नमामि गंगे को प्रोग्रेसिव रखते हुए इसमें हमने क्या किया है कि जो कोई भी टेक्नोलॉजी दुनिया में कहीं भी काम करी है और अच्छी टेक्नोलॉजी है तो हम उसको चांस देते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और हम इसको 15 साल तक में एक, देखिए कई बार अच्छी टेक्नोलॉजी जो होती है शुरू में उसमें ज़्यादा पैसा लगता है लेकिन ऑपरेशनल मेंटेनेंस में कम लगता है, तो हम 15 साल तक का लाइफ साइकिल में कितना कॉस्ट होगा उसके हिसाब से चुनते हैं। इसके अलावा कई क्षेत्र हैं जहाँ की हमें बाहर से सीखने का मौका है, जैसे इन्वायरमेंटल फ्लो। हमने पहली बार गंगा में इन्वायरमेंटल फ्लो 2018 में डिक्लेयर किया, बड़े सारे रिसर्च के बाद किए। हमारे यहाँ भी IITs और ऐसी सारी संस्थाएं हमारे साथ काम कर रही हैं, किंतु जो इन्वायरमेंटल फ्लो है उसमें ग्लोबल एक्सपीरियंस हमसे आगे है, कई जगहों पे किया है, तो हमने उनके साथ भी टाई अप करके दूसरी नदियों में भी इन्वायरमेंटल फ्लो किस तरह से डिक्लेयर होना चाहिए, कैसे उसको मेंटेन करना चाहिए, इन सब क्षेत्रों में काम करते हैं। तो सुविधा है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की कमी है, हमारे यहाँ लोग जानकार नहीं है, किंतु क्या है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और एक्सपीरियंस से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हम उसको बढ़ावा देते हैं। तो इसमें क्या कई चैलेंजेस आते हैं स्टेट अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करने में? देखिए चैलेंजेस तो इतने बड़े प्रोग्राम में इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन का हमेशा रहता है, किंतु जैसा मैंने बताया कि हमने इसको एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप ऐसा किया है, नमामि गंगे को और NMCG को एक अथॉरिटी बनाया गया 2016 के एंड में अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और उसी अथॉरिटी के ऑर्डर में ऐसी कई व्यवस्था की गई जिससे कि कोऑर्डिनेशन में भी हमें आसानी मिले। हमें कई मामले में एम्पावर किया गया, जैसे जो मैं आपको बड़े गर्व से बता रहा था कि जिस स्पीड से हमने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, बड़े कम जगहों पे उतने होते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमें बड़े सारे डेलीगेशन दिए गए और बहुत सारा एम्पावरमेंट दिया गया, जिससे हमने स्पीड बनाया। तो उसी इंस्टीट्यूशनल सेटअप में जो है स्टेट के साथ रिव्यू करना या स्टेट को प्रोजेक्ट देना, देखिए अगर हम जल्दी उनको प्रोजेक्ट सैंक्शन करते हैं और हम उनके पीछे बिल्कुल डैशबोर्ड वगैरह सारे मॉडर्न तरीके से रिव्यू करते हैं तो उसमें हमें मदद मिलती है। लेकिन देखिए चूंकि एक डिपार्टमेंट का भी काम नहीं है, हम एग्रीकल्चर के साथ भी काम करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ भी काम करते हैं, सिंचाई विभाग के साथ भी काम करते हैं, तो हमने अपने जैसा एक छोटा छोटा स्टेट मिशन भी बना रखा है, जैसे कि NMCG उस तरह की संस्था है, जिससे कि कोऑर्डिनेशन हमारा स्टेट लेवल को हमें रिप्रेजेंट करते हैं और वो अच्छा हो जाता है जी। और देखिए प्रोजेक्ट ऐसा है गंगा का कि हर लोग जुड़ के काम करना चाहते हैं। एक बार आपने अगर थोड़ा सा उनको पुश कर दिया और थोड़ा मोमेंटम हो गया तो इस कार्यक्रम में हमें सबका सहयोग भी मिलता है जी। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि गंगा की जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाती है, क्योंकि उनमें अनट्रीटेड वेस्ट डाला जाता है, अनट्रीटेड सीवेज डाला जाता है। कौन से ऐसे शहर हैं जहां से ज्यादा, आपने जो मैपिंग की है उसमें निकल कर आया कि यहाँ से ज्यादा अनट्रीटेड वेस्ट है जो उनकी ट्रिब्यूटरीज में डाला जा रहा है और फिर वो जब गंगा में मिलती है तो काफी बड़ा चैलेंज बन जाती है? देखिए जो ट्रिब्यूटरीज बहुत जरूरी हैं और इसलिए नमामि गंगे में हमने बेसिन अप्रोच रखा है। तो इसके पहले क्या होता था कि हर नदी का एक अलग एक्शन प्लान बनता था, अलग प्रोजेक्ट बनता था, हमने इसमें रखा है। और इसमें यमुना है, रामगंगा है, काली है, हिंडन है, ये सब नदियां बहुत ही प्रदूषित हैं और इनके ऊपर हमने कई प्रोजेक्ट सैंक्शन भी किए हैं। अब जैसे इसमें आप अगर देख लें तो मेरठ है, सहारनपुर है, आगरा है, इन सब जगहों में अभी भी सीवर ट्रीटमेंट कैपेसिटी पूरी नहीं है, इन पे हमने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। तो जमुना के ऊपर अगर आप देखें तो दिल्ली से लेकर के प्रयागराज तक जब तक संगम में मिलती है हर शहर पे हमने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। और अब हम रामगंगा के ऊपर ही बरेली, मुरादाबाद, ये सारे भी सैंक्शन कर चुके हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है कि ट्रिब्यूटरी को भी उतनी ही प्रायोरिटी लेकर के काम कर रहे हैं। और अब ट्रिब्यूटरी ही नहीं, अब हमने प्लानिंग शुरू कर दी है, जैसे कि छोटी छोटी नदियां होती हैं। हम सहारनपुर गए थे, सहारनपुर में हिंडन के बारे में सबको पता है, लेकिन वहां पे एक छोटी सी पांव धोई नदी 40-50 किलोमीटर की नदी है जो उसी शहर के आसपास निकलती है और उसकी स्थिति भी बहुत खराब है। तो अभी हम लोगों ने मनरेगा में उसको इंक्लूड किया हुआ है, पहले से भी उसको एक फोकस दिया है कि ऐसी छोटी छोटी नदियां जिले स्तर पे भी कार्यक्रम बना के साफ की जा सकती है। तो उसको थोड़ी सी डिसिल्टिंग हो जाए, बरसात से पहले थोड़ी सफाई कर दी जाए और थोड़ा बहुत उसमें इंडस्ट्रियल अगर पॉल्यूशन है तो उसको कंट्रोल कर दिया जाए। तो हम अब एक्चुअली ट्रिब्यूटरीज और सब ट्रिब्यूटरीज जो उसकी थर्ड ऑर्डर की ट्रिब्यूटरीज भी हैं उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं और उसके ऊपर ही प्रोजेक्ट ले रहे हैं। मेन ट्रिब्यूटरी पे तो लगभग सारे जो मोस्ट प्रदूषित जो शहर हैं
कलकत्ता तक, मतलब बंगाल तक के ऊपर जो है बर्दवान हो गया, दुर्गापुर हो गया, वो सब जगहों पे हमने डीपीआर बनवाए हैं और प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। जी, आपने डीपीआर की बात की तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो डीपीआर बनाया था, फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन की बात हो रही थी, प्लांटेशन की बात हो रही थी, उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं? हाँ, ये बहुत अच्छे क्षेत्र की ओर आप जा रही हैं। जैसा मैंने बताया, हमारा दूसरा बहुत बड़ा ब्लॉक था इकोलॉजी एंड फ्लो इम्प्रूवमेंट, और उसमें वनीकरण, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बहुत जरूरी है, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है फ्लो को बढ़ाने के लिए। तो एक तो है कि हमने नोटिफिकेशन किया ई फ्लो का, दूसरा हम लोगों ने क्या किया, एफआरआई के साथ पूरे नदी के किनारे जगह भी आइडेंटिफाई किए गए और किस तरह के फॉरेस्ट्री होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी लगा दिया जाए। जो नेटिव प्लांट्स, किस तरह के प्लांट्स वो करके बनाया, और करीब 1,34,000 हेक्टेयर का एक डीपीआर बना के हमें दिया गया। अब हमारा काम है कि नमामि गंगे में हमें ये भी कहा गया है कि चलिए इसमें इन्वायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के साथ मिल करके हम इसको काम करेंगे। अभी हम लोगों ने अपने नमामि गंगे के अपने निधि से ही करीब करीब 30,000 हेक्टेयर तक का काम किया है इस पे। और हमने जब कैंपा फंड एक एमओएफ के साथ होता है, उनके साथ भी चर्चा की है, तो लगभग 50,000 हेक्टेयर तक का कैंपा के फंड का दौरा होगा, दूसरे हम दूसरे सोर्स से और कुछ नमामि गंगे के द्वारा भी करेंगे। इसमें एक अच्छी बात क्या है कि ये जो फॉरेस्ट्री है, ये 3 तरह की है। इसमें नेचुरल फॉरेस्ट है, जो नेचुरल लैंड है वहाँ पे नेचुरल फॉरेस्ट्री है। इसके अलावा जो अर्बन एरिया है, ज़्यादा नहीं है लेकिन अर्बन एरिया में भी फॉरेस्ट्री हम कर रहे हैं। और तीसरा जो है एग्रीकल्चरल लैंड पे, क्योंकि वो बड़ा जरूरी है कि एग्रीकल्चर लैंड में किस तरह की फॉरेस्ट्री किया और किसानों को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो उसमें थोड़ा सा हमें और भी स्पीड पकड़ने की जरूरत है, और हमने इसमें इसके साथ साथ एक एडिशनल कंपोनेंट मेडिसिनल प्लांट का भी डाला है, क्योंकि क्या होता है, मेडिसिनल प्लांट की बहुत जरूरत है। और आज कोरोना के टाइम में तो औषधि की और इस तरह के जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या औषधि की जरूरत और भी लोगों को पता चल रही है। तो हमने इसमें एंड टू एंड करके कुछ यूपी के 10 जिलों में उस तरह के भी प्रोजेक्ट्स लिए हैं, जो कि वो एफआरआई के प्रोजेक्ट से बाहर हैं, मतलब उसमें भी हैं औषधि के प्लांट, बट ये क्या है, ये इकोनॉमी से लिंक करके हमने कुछ प्रोजेक्ट लिए हैं। और जो एक आयुष मंत्रालय के साथ जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। और अभी जो एक अनाउंसमेंट हुआ है कि 4,000 हेक्टेयर में हर्बल प्लांटेशन किया जाएगा, उसमें गंगा को भी प्राधान्यता दी जाएगी। तो हम उसके साथ भी टाई अप करके हम चाहते हैं कि गंगा के किनारे किनारे मैक्सिमम ऑर्गेनिक फार्मिंग हो और मेडिसिनल प्लांटेशन हो, उस पे भी काम किया जा रहा है। जी, इसके अलावा कुछ क्या स्पेशल डाइवर्जन पॉइंट्स भी बनाए गए हैं रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए, ताकि नदी को गंदा ना किया जाए और एक डेजिग्नेटेड एरिया पर ही वो हो, और जो अनट्रीटेड कुछ भी नदी में जा जाए? देखिए, 2 चीज है। एक तो नदियों के आसपास डाइवर्सन करके, जैसे पिछले साल भी हमने देखा था, दिल्ली में देखा था कि छोटे छोटे पॉन्ड बना के मूर्ति विसर्जन के टाइम में या कुछ और भी रिचुअल करते हैं, वो किया जाए। उसके ऊपर हम लोकल जितने भी अधिकारियों को हमने इसके बारे में लिखा भी है और कोशिश कर रहे हैं। और जो दूसरा है कि अनट्रीटेड पानी नहीं जाए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और उसके लिए जो एसटीपीज हैं या जो हम डाइवर्ट कर रहे हैं, उसके द्वारा कोशिश की जा रही है। अब क्या है कि शहरों में काफ़ी हद तक तो प्रोजेक्ट्स सैंक्शन कर दिए गए हैं, कुछ पूरे हो गए हैं, कुछ काम चल रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो गांव हैं, क्योंकि गांव का भी हमने आकलन कराया है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमने ओडीएफ करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वारा शुरू में हमने नमामि गंगे से भी निधि दी थी। और अब चूंकि स्वच्छ भारत मिशन 2 आ गया है, जिसमें लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गाँवों में क्या किया जाए, तो उसमें गंगा के ग्राम है, जो गंगा ग्राम हम बोलते हैं, जिसमें हमने मेडिसिनल प्लांट भी लगा रहे हैं, कई चीज़ें कर रहे हैं। तो इन गंगा ग्रामों में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन सेकेंड पार्ट जो आया है। तो हमारी इच्छा रहेगी कि देखिए क्या होता है, कुछ बड़े गांव होते हैं, थोड़े समय के बाद वो भी शहर में बदल जाते हैं, तो गाँव को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं प्रदूषण के मामले में। आज उनकी स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर हम अभी नहीं एक्ट करेंगे तो वो जैसे शहरों की स्थिति विकराल हो गई, वैसे वो भी हो जाएगी। तो हमने उसके ऊपर भी टाई अप करना शुरू किया है। जी, राजीव जी, इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो एनक्रोचमेंट है, जो नदी के तट है उन पर, अगर जो फ्लड प्लेन्स है वहां पर जब एनक्रोचमेंट कर लिया जाता है और फिर जो अवैध कॉलोनियां बस जाती हैं और फिर वो नदी में कचरा डालना शुरू कर देती हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज है, और क्या आप इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं कि इस एनक्रोचमेंट को कम किया जाए?
ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर हाँ जब लोग नदियों की सफाई की बात करते हैं तो इंक्रोचमेंट और फ्लड प्लेन के ऊपर चर्चा नहीं होती है। हमारे जो नमामि गंगे के जो अथॉरिटी का ऑर्डर है उसमें हमने फ्लड प्लेन के प्रोटेक्शन को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है और हमने बल्कि स्टेट को ये भी कहा है कि फ्लड प्लेन को डिमार्केट किया जाए और हमने सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लिडार मैपिंग करा रहे हैं जिसके द्वारा एक्चुअली फ्लड प्लेन आइडेंटिफाई भी हो जाएगा साइंटिफिक तौर से। जहाँ तक ये इंक्रोचमेंट का सवाल है, इससे क्या होता है, 2-3 तरह के नुकसान होते हैं। एक तो क्या होता है कि फ्लड प्लेन बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। देखिए फ्लड प्लेन एक स्पंज की तरह का होता है, जब पानी आता है तो उस एरिया में गीला हो जाता है, पानी ज़मीन में चला जाता है, ग्राउंड वाटर इंप्रूव करता है और जब रिसीड कर जाता है तो फिर वो चला जाता है। अगर हम वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो पानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का अवसर हम नष्ट करते हैं। दूसरा, चूंकि अगर लोग वहाँ रहेंगे, जो आपने भी कहा, तो लोग कूड़ा करकट सोचते हैं कि नदी तो किसी की नहीं है, इसमें सीधा उठा के फेंक डालो, तो उसके चलते भी नुकसान होता है। हमने इसमें क्या किया है कि हमने एक हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ मिलकर और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक इसमें काम किया। जहाँ तक घाटों की सफाई का सवाल है, कुछ हद तक कुछ बड़े बड़े जगहों पे हमने खुद ही प्रोजेक्ट लिया उसकी सफाई के लिए। दूसरा, जो ड्रेन है, जो छोटी छोटी नालियां जो जाके नदी से मिलती हैं, हमने कहा कि आप यहाँ पे एक स्क्रीन फिल्टर लगाइए ताकि नदी में जाने से पहले वो रुक जाए और उसकी सफाई हो जाए नगर निगम के आधार पे। वो काफी हद तक कई जगहों पे लगाए गए, उसके परिणाम भी अच्छे आए हैं। कुछ जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ ज्यादा लोग आते हैं, हमने सरफेस क्लीनिंग के लिए भी कुछ स्ट्रेस स्कीमर और इस तरह की व्यवस्था की है। किंतु अभी जो हमारे राफ्टिंग एक्सपीडिशन में हमने देखा कि कूड़ा करकट कम से कम गंगा की मुख्य धारा में फ्लोटिंग वेस्ट काफी कम हुआ है पिछले 3-4 सालों से अगर कंपेयर करें तो। किंतु ये जो है, अच्छा दूसरा क्या होता है, फ्लड प्लेन के ऊपर एक लेगेसी डैम्प डालते हैं, जैसे कि शहर का सारा कचरा जाके डालते जाते हैं, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमने ये भी किया है कि लेगेसी डैम्प को निकाला जाए और इसमें हमें बहुत बड़ा संबल एनजीटी के गाइडलाइन से भी मिला है, क्योंकि उन्होंने सारे स्टेट को भी ये कहा है कि आप इस तरह का एक्शन प्लान बनाएं, उसमें सारे चीज इंक्लूड हो गए। तो इसलिए उधर का भी प्रेशर है और हम तो रिव्यू कर रहे हैं और उनको कर रहे हैं। और जो क्या है कि नया जो है सॉलिड वेस्ट डंप यार्ड वहां पे ना बने। समस्या इसमें क्या होती है कि हमारे जो गंगा के शहर हैं उनकी सॉलिड वेस्ट के प्रोसेसिंग की कैपेसिटी कम है। तो क्या होता है, जब प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, रीयूज नहीं कर पाएंगे उसको, तो कहीं ना कहीं तो डंप करेंगे, या तो शहर में डंप करेंगे या नदी के किनारे डंप करेंगे। इसलिए उस प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं। वो ज्यादातर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अपने निधि से करता है। हमारा काम क्या होता है कि हम उसको मॉनिटर करते हैं, टाइम टू टाइम हम कोऑर्डिनेट करते हैं, रिव्यू करते हैं और उनको याद दिलाते हैं कि भाई नदी का एजेंडा बहुत जरूरी है और जो आप नदी का प्लान, शहर का प्लान करें, उसमें नदी की इन सारी चीजों को जोड़ के शहर का मास्टर प्लान बने। जी, इसके अलावा जो डीसिल्टिंग का काम है वो कितनी प्रगति पर है, क्योंकि जो सिल्ट है, गाद है, उसकी वजह से भी नदी है वो उसकी जो में उथला बना जाता है। देखिए, नदी के जो अंग है, सिल्ट भी, सिल्ट और सेडिमेंट को भी कैरी करना नदी का एक बहुत बड़ा फंक्शन है और कई जगहों पे आप सही बताते हैं कि सिल्ट बहुत ज्यादा बढ़ने के चलते और डिसिल्टिंग नहीं होने के चलते समस्या आती है। इसमें ज्यादातर जो कार्य होता है या तो राज्य सरकार के इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है या सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा इसके बारे में चर्चा की जाती है, गाइडलाइंस दिए जाते हैं। तो हम इसके बारे में साइंटिफिक डिसिल्टिंग करवाना चाहते हैं और उस जैसे कि मनरेगा में भी छोटी नदियों की बात की, वहाँ डिसिल्टिंग होता है, तो साइंटिफिक डीपीआर बना के, कई बार क्या होता है अनसाइंटिफिक सिल्टिंग से नदी की जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है नदी के बेड की, वो नष्ट हो सकती है। तो हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। उसमें कई बड़े छोटे छोटे जीव भी होते हैं उसमें, तो उसको बचाते हुए डिसिल्टिंग करने की जरूरत होती है। तो हम तो उस कॉशन के साथ गाइडलाइंस देते हैं कि इस तरह के काम किए जाए। लेकिन ज्यादातर जो सिल्टिंग डिसिल्टिंग का प्रोजेक्ट होता है वो राज्य सरकार अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट की निधि से करती है। जी, इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक से $400 मिलियन का जो फंड सैंक्शन हुआ है गंगा को रिजुवेनेट करने में, उससे कितनी बड़ी आपको मदद मिलने की उम्मीद है और उससे आप किन किन जो ऐसे चैलेंजेस हैं जिन पर आप काम करना चाहेंगे? देखिए, वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट हमारे साथ ऑलरेडी चल रहा है जो कि दिसंबर 2021 तक का है, वो 600 मिलियन का है। देखिए, नमामि गंगे का पूरा अगर आप देखेंगे तो 20,000 करोड़ का हमारा पूरा आउटले है, वो इंक्लूड करता है वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट को भी। तो इसमें जब हम गंगा 2 जिसको बोल रहे हैं, सेकेंड प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक का आया है, इसमें हम दो कंपोनेंट है। एक तो जो हमारे जो पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि हम 15 साल ONM भी करते हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट्स हमने पुराने प्रोजेक्ट जो है गंगा 1 के प्रोजेक्ट को भी गंगा 2 में ले जाएंगे। जैसे पटना में दीघा और कंकरबाग है, हावड़ा और बाली और बारानगर कल वहाँ पे है,
बिहार में ही बक्सर, बेगूसराय, ये सब भी प्रोजेक्ट उसमें जाएंगे। तो ये तो पुराने प्रोजेक्ट गंगा 2 से फंड किए जाएंगे। दूसरी चीज जो हुई है कि इसको हम ट्रिब्यूटरीज पे, पहले जो हमारे पास वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट था उसमें ट्रिब्यूटरीज पे काम करने का नहीं था, केवल गंगा पे था। अब वो जो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट भी, जैसे हमने नमामि गंगा में ट्रिब्यूटरी को लिया, तो वर्ल्ड बैंक का भी जो गंगा 2 है, सेकेंड प्रोजेक्ट है, वो ट्रिब्यूटरीज पे भी काम करेगा। और मुख्य तौर पे जो हमने 3 बड़े शहर बताए इसके पहले, वो तीनों वर्ल्ड बैंक के गंगा 2 में इंक्लूडेड हैं, मेरठ, आगरा और सहारनपुर। सो ये तीनों को हमने उससे इंक्लूड किया है। और एक और वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में इस बार हमने क्या किया है, इसमें हमने कुछ इंसेंटिव रखा है, जो अर्बन लोकल बॉडी अच्छे रिफॉर्म्स करें और जैसे अर्बन प्लानिंग में जोड़ें, कई चीज़ों को करें, हमको उनके लिए कुछ एक इंसेंटिव भी हमने इसमें रखा है। और साथ साथ एक बड़ी चीज़ है जो मैंने आपको बताया, हाइब्रिड एन्युटी हमने शुरू किया। पहली बार नमामि गंगे में हाइब्रिड एन्युटी सीवेज सेक्टर में लाया गया। अब क्या है कि इसमें मार्केट में रिस्क होता है किसी को इंक्लूड करने के लिए, तो हमने इस प्रोग्राम में गंगा 2 में वर्ल्ड बैंक में एक पहली बार IBRD का गारंटी भी ऐड किया है, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स है दे विल फील लिटिल मोर सिक्योर। तो हमें जो मार्केट से हाइब्रिड एन्युटी में अच्छा और भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, वो भी पहली बार इंडिया में उस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। और बल्कि वेस्ट वाटर सेक्टर में तो IBRD गारंटी इंडिया ही नहीं, पहली बार कहीं भी किया जा रहा है। सो वर्ल्ड बैंक वाज आल्सो वेरी हैप्पी कि हम एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नया रिफॉर्म कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट से। तो एक तो हमें इससे मुख्य संक्षेप में क्या होगा, हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी जो पुराने प्रोजेक्टों की, और साथ साथ हम ट्रिब्यूटरीज पे भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट्स ले पाएंगे। जी राजीव जी, हमने चर्चा की कि नदियों के किनारे पेड़ लगाने की, प्लांटेशन की, फॉरेस्टेशन की, इससे ना सिर्फ कटाव रुकेगा बल्कि क्या आपको लगता है कि जो एनक्रोचमेंट है वो भी कम होगा? बिल्कुल, इसमें कई तरह के फायदे होंगे। एनक्रोचमेंट भी कम होगा। कई बार जो अच्छे तरीके से अगर लगाया जाए तो जो कई बार जो फ्लड्स आते हैं, जो सॉइल इरोजन होता है, वो सारा रुकेगा। और सुंदरवन को आप देख लीजिए, जो मैंग्रोव्स हैं वो एक्चुअली साइक्लोन का इफेक्ट को कम करते हैं। तो कई तरह के फायदे होंगे। और हमने एक और इसमें क्या किया है, जो फ्लड प्लेन की बात आई, तो जितने भी हमारे फ्लड प्लेन है उसमें वेटलैंड होते हैं, ताल तालाब, लेक, नेचुरल बड़े अच्छे अच्छे लेक हैं हमारे पास। तो उनके ऊपर हमने उत्तर प्रदेश में 226 ऐसे लेक हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और उनका हम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बना करके और उनको हम मदद कर रहे हैं कि एक अच्छी तरीके से उसका साइंटिफिक कंजर्वेशन हो, और उनको सबको एक हम नोटिफाई कर सकें ताकि उसका प्रोटेक्शन हो जाए। इसी तरह से हमने अर्बन, जो आपने इंक्रोचमेंट की बात की, जो ये वेटलैंड को भी इंक्रोच करते हैं लोग, वेटलैंड से बड़ा फायदा है क्योंकि इससे गंगा को निर्मल बनाने में भी मदद मिलती है, सफाई। अगर आप देखें, ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड है, जो कि कलकत्ता का काफी सीवेज ट्रीटमेंट वहां पे नेचुरल तरीके से हो जाता है। तो इस तरह की चीजों को भी, वेटलैंड एक हमारा बहुत बड़ा मुख्य एरिया है नमामि गंगे में, जिसपे हमने पिछले 2 साल में काफी प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम को करने से इन्फोर्समेंट भी रुकता है, अच्छा टूरिज्म भी बढ़ता है। अगर आपने वेटलैंड, तो ये सारे आपके माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो तरह तरह के जीव जंतु हैं, बायोडाइवर्सिटी और वेटलैंड बिल्कुल जुड़े हुए हैं, मतलब आप उनको अलग करके नहीं देख सकते हैं। और उनके साथ साथ टूरिज्म, लोगों को पीने का पानी, लोगों को सिंचाई का पानी, सब कुछ इंप्रूव होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो ये सारी चीजों, अच्छा वेटलैंड के साथ साथ एक कंपोनेंट है फॉरेस्ट्री का भी उसके साथ साथ, ये सब जुड़े हुए हैं। मतलब दैट्स व्हाई मैंने कहा कि सबको आप इकोलॉजी और फ्लो को लेके चलेंगे तो सारी चीज उसमें सम्मिलित होगी। जी, इसके अलावा जो गंगा की जब बात होती है तो उसके तटों के सौंदर्यीकरण पर भी चर्चा होती है, ब्यूटिफिकेशन की भी बात होती है। उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं? और क्योंकि आप जिस तरह आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो अगर तटों का सौंदर्यीकरण होता है, ब्यूटिफिकेशन होता है, तो लोग भी उस तरफ आएंगे और टूरिज्म से भी जुड़ेगा। बिल्कुल, देखिए तटों का सुंदर होना और वहाँ पे अच्छा स्वच्छ होना दोनों बहुत जरूरी है, टूरिज्म के लिए भी, जो तीर्थ यात्री है उनके लिए भी। और देखिए क्या होता है कि हमारी मेंटेलिटी होती है, जो जगह हमें गंदा लगता है उसको हम और गंदा करते हैं। अगर आप किसी जगह में जाएं और वो साफ सुथरा है किसी ऐसे जगहों में, तो आप वहाँ पे कूड़ा फेंकने के पहले एक बार सोचते हैं। इसलिए तटों को सुंदर बनाना, स्वच्छ बनाना बहुत जरूरी है, उनको साफ रखने के लिए भी। तो हमने इसमें काफी काम किए हैं। एक अगर आप देखेंगे, 2 हमने रिवर फ्रंट भी पूरा डेवलप किया है। पटना में करीब करीब 6 किलोमीटर का रिवर फ्रंट है, 16 घाट एक साथ जुड़ के प्रोमेनेड हो गए हैं, और वहाँ पे लोग उसको, उनके लाइफ स्टाइल से जुड़ गया है। लोग यहाँ योगा करते हैं, वॉकिंग करने आते हैं, बल्कि पटना यूनिवर्सिटी और NIT के बच्चे हैं वहाँ बैठ के पढ़ते भी हैं। तो इस तरह का काम है। चंडी घाट हमने हरिद्वार में बनाया। कुल मिला के हमने करीब करीब 150 से ज्यादा घाट और क्रीमेटोरियम का निर्माण किया है, क्योंकि घाट के साथ ही क्रीमेटोरियम भी होता है, उसको मॉडर्नाइज किया है।
तो केवल आप उत्तराखंड में ही देखेंगे तो करीब करीब 40 ऐसे छोटे छोटे जगहों पे भी हमने घाट बनाए हैं, तो वहाँ लोग जाते हैं, सुविधा नहीं हो तब भी लोग जाते हैं, धार्मिक भाव से भी जाते हैं, तो उनको सबको हमने अच्छी सुविधा दी है। और अब हम क्या करेंगे कि हम टूरिस्ट सर्किट बनाने की बात है, कई हमारे पास कल्चरल हेरिटेज की, मतलब कल्चरल हेरिटेज की कोई कमी ही नहीं है ऑल अलोंग गंगा। तो हमने एक इंटेक के साथ वो प्रोजेक्ट भी लिया है, घाटों के साथ ही जुड़ा हुआ है, कि गंगा के किनारे नेचुरल हेरिटेज क्या है, जो मैंने लेक की बात की, इस तरह के जो नेचुरल फॉर्मेशन है, सेक्रेड ट्रीज हैं, उसके अलावा जो बिल्ट हेरिटेज है, कई घाट में हमारे पुराने बड़े ही हेरिटेज हैं, देश की हेरिटेज हैं, तो बिल्ट हेरिटेज को कर रहे हैं, और साथ साथ एक इनटेंजिबल हेरिटेज है, उस जगह पे लाइवलीहुड के लिए क्या क्या है, किस तरह का म्यूजिक है, किस तरह की पोएट्री है, किस तरह के और आर्ट फॉर्म्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, तो हम इन सब की मैपिंग करवा रहे हैं। हमारे यहाँ कई तरह की मैपिंग हो रही है, एक हाईटेक लीडर मैपिंग फ्लड प्लेन की हो रही है, साथ साथ इंटेक के द्वारा पूरी कल्चरल नेचुरल हेरिटेज की भी मैपिंग हो रही है। इन सबों के साथ जो घाट हम बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसको मैच कराएं उनके साथ, और इन सबको मिला के टूरिज्म और कल्चर को मिला करके एक ऐसा आधार बनाए जिससे कि लोकल इकोनॉमी भी इम्प्रूव हो, इकोलॉजी को बरकरार करते हुए। जी, तो जिस तरह आपने इकोनॉमी की बात करी, तो यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये गंगा को, नदी को इकोनॉमी से कैसे जोड़ा जा सकता है, उसको साफ भी रखें, उसमें अविरलता भी लाएं और इसको अर्थव्यवस्था से भी जोड़ें। गंगा तो इकोनॉमी से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। दुर्भाग्य से क्या होता है, हम नहीं है, गंगा को हम हैं तो एक आस्था का प्रतीक तो है ही। अगर आप देखें गंगा बेसिन में, पूरे गंगा बेसिन में लगभग 45% लोग रहते हैं, और हमारे देश की जो उपज है, बहुत बड़ा भाग गंगा बेसिन से ही निकलता है, फर्टाइल प्लेन्स हैं, सब कुछ है। तो हम लोगों ने इसमें, ये जो नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आइडिया दिया है कि जब तक आप इकोनॉमी को भी इम्प्रूव नहीं करेंगे, साथ साथ कई चीजें इम्प्रूव होंगी, तब तक लोग इतना नहीं जुड़ेंगे इसके साथ, तो उनकी इकोनॉमी को भी ध्यान रखें। जैसे कि अगर हमने कोई टूरिज्म सर्किट को, वेटलैंड को रखा, वेटलैंड को अच्छा प्रोटेक्ट किया, लोगों को लगे कि देखो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो हमें गाँव में भी इनकम हो रहा है और इसको साफ रखना है। किंतु कई बार क्या होता है कि लोग इसको इतना नहीं समझते हैं, और समझते हैं कि शॉर्टकट में जितना निकाल लो गंगा से उतना निकाल लो, वो गलत है। क्योंकि हमको इकोनॉमी डेवलप भी करना है, तो इस तरह से करना है कि जो हमारे जो मेन आधार है वही नहीं खत्म हो जाए या उसी को नुकसान नहीं हो जाए। तो इसलिए इसको एक बैलेंस रख करके हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, फिशरीज है, फिशरी पे हमने बहुत काम किया है। फिशरी पे भी जो पुराने हमारे जो नेटिव फिश हैं उनको कंजर्व करने की जरूरत है। डॉल्फिन्स हैं, इस तरह की चीजों में डॉल्फिन को आप बचाएंगे तो कितने लोग उसको देखने जा सकते हैं, लेकिन जब वो देखने जाए तो ध्यान रहे कि उसको नुकसान न पहुंचे। मतलब हमें इसको मतलब बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जी, तो मैं अंत में राजीव जी आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि जो नदी है उसको निर्मल रखने की जो जिम्मेदारी है, वो सिर्फ सरकार की, प्रशासन की नहीं, आम लोगों की भी है, वो उससे कैसे जुड़े। और एक जो बहुत अहम सवाल है वो गंगा की अविरलता पर है। लगातार पर्यावरणविद इस पर सवाल उठाते रहते हैं कि अविरलता नहीं आ रही, नदी में जो अविरलता होनी चाहिए उसको लेके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो वो कौन सा बड़ा चैलेंज है जो आप मानते हैं कि गंगा की अविरलता में एक बाधा है और उसको दूर किया जाना चाहिए? देखिए, गंगा की अविरलता, और आपने जैसे बताया कि केवल किसी एक सरकार का या किसी एक वर्ग का नहीं है। गंगा की अविरलता के लिए सबसे ज्यादा लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, गंगा की अविरलता कहाँ से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। हमने ई फ्लो बना दिया, हमने वेटलैंड को इम्प्रूव करेंगे, फॉरेस्ट्री लगाएंगे, ये सब करेंगे, किंतु जब हम गंगा का पानी निकाल देते हैं अगर किसी बराज से, आप देखिए अगर कृषि क्षेत्र में पूरी तरह से करीब करीब 80% पानी जो है नदी का सिंचाई के लिए चला जाता है, और उसमें हमारी जो इफिशियंसी है, हम पानी को बर्बाद करते हैं, पानी को कंजर्व नहीं करते, सिंचाई नहीं करते हैं। हमारी वाटर यूज इफिशियंसी कृषि के क्षेत्र में 40% भी नहीं है। अगर हम सब मिलके उसको बढ़ाएं, सही क्रॉप लें और 5-7% भी बढ़ा दें, क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। रेन वाटर को हार्वेस्ट करें, डिमांड को मैनेज करें अपने, और वाटर को कंजर्व करें, और उसी के द्वारा गंगा को अविरल बनाने में हम समर्थ हो पाएंगे। तो इसमें लोगों को जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि आप खेती से पानी को रोक नहीं सकते हैं। पानी को धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं और उसको नदी में वापस ला सकते हैं। ई फ्लो को इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली करने की जरूरत है, और अच्छा है उसका रेस्पॉन्स ई फ्लो का हो रहा है। जितने ताल तालाब हैं शहरों में, गाँव में, हम सबका संरक्षण करने लग जाए, सब में पानी लाने लग जाए। देखिए
किसी गांव का भी जो है जो ताल तालाब है वो भी गंगा से जुड़ा है। नीचे नीचे एक्वीफर्स के द्वारा जब लीन सीजन आता है तो नदी में ग्राउंड वाटर से पानी जाता है, और जब मानसून होता है और जब काफी पानी नदी में आता है तो वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके नदी आगे चली जाती है। तो इसमें हमें सबको मिलजुल करके काम करना होगा। एक तो है कि हम ये प्रण लें कि हम उसको गंदा नहीं करेंगे, पानी को संचय करेंगे, जो आसपास जो प्राकृतिक संपदा है उसको बचाएंगे। तो इसके द्वारा ही अविरलता आ सकती है। देखिए, अविरलता पे कोई दो राय नहीं है, चाहे सरकार हो, हम हो, पर्यावरणविद हो, हम हर आदमी चाहता है कि फ्लो आ जाए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएगा। आपको सोचना पड़ेगा, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा, तब फ्लो बढ़ेगा। कुछ काम डायरेक्टली हम ऑर्डर से कर सकते हैं, ई फ्लो को नोटिफाई करके कर सकते हैं, किंतु ई फ्लो में क्या होगा, उतना ही पानी देंगे ना। पानी अगर आप निकालना बंद नहीं करेंगे, उतना निकाल लेंगे तो कैसे होगा। तो इसलिए हमें अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है, जुड़ के काम करने की जरूरत है, और तभी हम इसको अविरल रख पाएंगे। जी बिल्कुल, गंगा की अविरलता को लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक अहम एलिमेंट होता है उसकी क्लीनिंग का भी। तो जिस तरह राजीव रंजन मिश्रा जी आपने हमसे चर्चा की और तमाम अहम पहलुओं पर बात की कि किस तरह से एनक्रोचमेंट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, किस तरह से अवैध कॉलोनी है वो जो गंदगी फैला रही है नदी में, वो जिस तरह गंगा को गंदा कर रही है, और ट्रिब्यूटरीज में जो कचरा डाला जाता है या अनट्रीटेड वेस्ट डाला जाता है वो किस तरह से चैलेंज है, वो आके फिर गंगा में मिलता है। और तमाम जो पहलू है जिस पर काम किया जा रहा है, चाहे वो उसके जो तटों का ब्यूटिफिकेशन हो, सौंदर्यकरण हो, चाहे जिन जगहों पर एसटीपी नहीं थे, जहां अनट्रीटेड सीवेज नदी में गिरता था वहां एसटीपी लगाए जा रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। तो लक्ष्य काफी ये बड़ा भी है और लंबा भी है, और हम आशा करते हैं कि जल्दी हमें गंगा निर्मल और अविरल दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन मिश्रा जी, डायरेक्टर जनरल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, हमसे बात करने के लिए और इतने अहम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।